Before we move forward, I would like to express our sincere gratitude to all those who have gathered here today. This event is made special by your presence. Now, without further ado, it is my pleasure to introduce our first speaker of the day, Mr. Kashif Adil. A big round of applause for Mr. Kashif Adil, please. अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओरिएंटेशन सेशन के लिए जिस तरह से जमा हुए हैं, तो इसमें मैंने आप लोगों के साथ जो FAR 1 के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ग्रुप में एक अभी इमेज शेयर किया है जो कि अकाउंटिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे उनको मैप आउट करता है थ्रू आउट CA। तो सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारा सब्जेक्ट किस प्लेस पर, किस पोजीशन पर है, ये कैसे आपके प्रीवियस पेपर्स के साथ कनेक्ट करता है और कैसे आपके फ्यूचर में जो पेपर्स होंगे उनके साथ कनेक्ट करता है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारा FAR 1 का पेपर, आपने PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो पढ़ा है उसके साथ, और फिर FAR 1 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, उसके बाद CFAP स्टेज पर पहला पेपर है CFAP 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और उसके बाद फिर MSA जो लास्ट 2 केस स्टडीज होती हैं बड़ी, उसमें MSA 1 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एश्योरेंस कॉम्पिटेंस जो कि MSA 1 है। तो इस तरह से 5 पेपर हैं आपके अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिसाइजली। सो इससे आपको अंदाजा होता है कि आउट ऑफ 21 पेपर्स 5 पेपर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ये एक कोर एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है जो हमने डेवलप करना है। और अगर आप इसमें नोटिस करें तो ICAP ने स्पेसिफिकली जो रूल स्टैब्लिश किए हैं वो इस तरह के हैं कि आप एक स्टेज कवर करते हैं तो आप दूसरी स्टेज पर आते हैं। आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पास किए बगैर FAR 1 अटेम्प्ट नहीं कर सकते। FAR 1 के लिए भी अभी रिसेंट रूल आया 2 मंथ्स अगो कि जिसमें आप FAR 1 आप जब पास करेंगे तो FAR 2 अटेम्प्ट कर सकेंगे, और फिर ऑब्वियसली CAF कंप्लीट होता है तो CFAP 1 पास होता है। इसी तरह MSA 1 में रूल ये है कि MSA 1 आप तब अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपका CFAP 1 पास होगा। तो आप ये कोई 2 पेपर एक साथ अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ये आपको 1 बाय 1 सारे पेपर करने हैं, और 5 पेपर हैं टोटल जो हमारी अकाउंटिंग स्ट्रीम सब्जेक्ट्स के। फिर आपको साथ जो मैंने डायग्राम ग्रुप में शेयर किया उसमें आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि ये और सब्जेक्ट के साथ इसकी मेजर लिंकिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो हर सब्जेक्ट कनेक्ट करेगा। आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ा तो उससे आपको बिजनेस की कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो कि ऑब्वियसली अकाउंटिंग को समझने में हेल्प करेगी। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर ऑब्वियसली फर्म्स के, इंडिविजुअल के कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो अल्टीमेटली आपको अकाउंटिंग और बिजनेस समझने में मदद करते हैं। लेकिन ज़्यादा जो हमारा इस्तेमाल होगा वो होगा क्वांटिटेटिव मेथड्स का, और उसमें से भी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ऐसी है जो FAR 1 और FAR 2 में काफ़ी यूजफुल रहती है। खास तौर पे जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट वैल्यूज आपको कई जगह पर कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तो NUT की कैलकुलेशन और प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन आपको FAR 1 और FAR 2 में कई मरतबा अप्लाई करनी पड़ेगी। जब हम ये देखते हैं कि आपके PRC के पेपर से, मैंने जिस तरह डिस्कस किया कि बाकी पेपर्स का भी कुछ इम्पैक्ट है, लेकिन क्वांटिटेटिव मेथड्स में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की एरिया है जो आपको रिलेट करेगा FAR 1 और FAR 2 के साथ। तो आगे आपका जो FAR 1 और FAR 2 है ये डायरेक्ट आपको चाहिए टू स्टडी ऑडिट। तो ऑडिट का सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं विच इज CAF 8, तो उसके लिए आपको FAR 1 और FAR 2 की प्रॉपर नॉलेज होगी तो आप ऑडिट का पेपर को बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और फिर इंटरेस्टिंगली वंस अगेन CAF के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको CFAP के अंदर हेल्प करेंगे अंडरस्टैंडिंग करने में, लेकिन MSA 1 जो है वो सिर्फ अकाउंटिंग का पेपर नहीं है। MSA 1 के पेपर में अगर आप देखें तो तकरीबन 60% के करीब अकाउंटिंग टेस्ट होती है स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद ऑडिटिंग तकरीबन 30 to 35 मार्क्स की, और 5 to 10 मार्क्स की जो है वो कॉर्पोरेट लॉ भी उसके अंदर डिस्कस होते हैं। तो इसका मतलब है कि बाद में जाकर जो ऑडिट का सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है ये MSA 1 में जाकर आपका कंबाइन हो जाएगा और लिंक होगा, यानी एक सिंगल केस स्टडी ऐसी आएगी जिसमें आपको ऑडिट के बिजनेस रिस्क वगैरह और ऑडिट रिस्क भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और उसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ों की एप्लीकेशन और डिस्कशन भी करनी पड़ेगी। तो पहला तो पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था वो ये था कि आपका जो FAR 1 का पेपर है वो CA में 5 सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग स्ट्रीम के, उनके अंदर सेकंड पेपर है, प्लस ये कि ये आपके सारे पेपर्स के साथ तकरीबन थोड़ा या ज़्यादा कनेक्टेड है।
तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि हमारा पेपर कहाँ पर पोजीशन है, और इसकी जो ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस है वो आपको ज़रा मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इसका इग्नोर करते हैं और फिर एंड में जाके परेशान हो रहे होते हैं। एज पर सिलेबस ICAP FAR1 में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का कोई भी टॉपिक टेस्ट कर सकता है। सिमिलरली FAR2 में FAR1 का कोई भी टॉपिक टेस्ट हो सकता है और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का भी हो सकता है। CFAP1 में इसी तरह प्रीवियस स्ट्रीम का कोई भी टॉपिक टेस्ट हो सकता है। अब उसके लिए रूल्स हैं, वो ऐसे नहीं है कि आपका आधा पेपर जो है ना वो प्रीवियस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से आ जाएगा। उसमें पहला रूल तो ये है कि कोई भी टॉपिक जो टेस्ट होगा वो मोर देन 8 मार्क्स का टेस्ट नहीं होगा ऐसा जो प्रीवियस सब्जेक्ट से रिलेट करता हो। और फिर 2 कैटेगरीज हैं, एक हमारी टेस्टिंग लेवल 1 की कैटेगरी होती है और एक प्रीवियस टॉपिक की कैटेगरी होती है। इन दोनों कैटेगरी से मिलाकर 35 मार्क्स से ज्यादा का पेपर टेस्ट नहीं होता। अगर हम इसको देखें कि रूल तो 35 मार्क्स का है, तो क्या 35 मार्क्स का पेपर आ जाता है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे तो जब ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस टॉपिक एग्जामिन हुए हैं FAR1 में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की कॉन्टेक्स्ट में, तो वो मैक्सिमम 7 to 8 मार्क्स के, जब ज्यादा से ज्यादा हुए। और अगर एवरेज निकालेंगे तो वो 4-5 नंबर की बनेगी। अब उसमें आप इस बात को जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि ये कोई रूल बहुत कम्प्लेक्स नहीं है और अननेसेसरी नहीं है, बल्कि ये बहुत जरूरी रूल है। अगर FAR1 में हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो वहां पर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट बिल्कुल आ सकती है। हम IAS 16 अब पढ़ेंगे, थोड़ी सी एडवांस कैलकुलेशन करेंगे, तो वहां पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी आ सकती है। आप करेक्शन ऑफ एरर कर रहे हैं और उसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई एरर है जिसको कैश बुक में करेक्ट होना चाहिए, तो उसका इफेक्ट भी आ सकता है। तो ये एंगल्स जो हैं वो जब हमें क्लियर होंगे तो उसके मुताबिक हम चीजों को बेहतर लेकर चल सकेंगे। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये नहीं है कि आपको दोबारा सारा पढ़ना पड़ेगा। आप अगर पास कर आ रहे हैं तो जितना आपके पास नॉलेज है दैट इज इनफ। बाकी हाँ, जब हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे होंगे और उसमें इन टॉपिक्स की कोई इंप्लीकेशन आएगी तो वो हम क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये नहीं है कि आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है वो पूरा दोबारा पढ़ना है, साथ के साथ दोबारा नहीं पढ़ना, लेकिन ये भी नहीं है कि आप ये सोच लें कि उसको बिल्कुल बुक को क्लोज करके रख दें और उसका बिल्कुल कोई यूजेज नहीं होगा। जाहिर बात है, आपने थ्रू आउट MSA 1 तक डेबिट क्रेडिट भी अप्लाई करना है। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के एसेट लायबिलिटी क्या होता है ये तो आपने अप्लाई करते रहना है। हाँ, अब सिनेरियोज और ट्रांजेक्शन जो है वो पहले से ज्यादा कम्प्लेक्स और जो है एडवांस्ड होती जाएंगी और उस हिसाब से रूल्स जो हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेसिक ही अप्लाई होंगे और उन्हीं के ऊपर आप बिल्ड करते जाएंगे। तो पहली चीज तो आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि ये इस चीज का इम्पैक्ट क्या है। अब आ जाते हैं हम सिलेबस की तरफ। ओरिएंटेशन का डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के साथ एंड ऑफ द डे भी आज शेयर कर दूंगा और हमारे सिलेबस का अगर उसमें एक्चुअली 13 टॉपिक्स बनते हैं। अब ये 13 टॉपिक्स की अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल है, आप ICAP का स्टडी टेक्स्ट खोलें और ICAP के स्टडी टेक्स्ट में 3 चैप्टर्स हैं, वही वो 13 टॉपिक्स हैं। कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरी कैटेगरी है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और तीसरी कैटेगरी है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें मेनली फोकस नॉन करंट एसेट्स पर है। अच्छा, अब आपने नॉन करंट एसेट्स में एक स्टैंडर्ड तो थोड़ा सा पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पे वो स्टैंडर्ड भी है और मजीद एक्सटेंसिव लेवल पर है, क्योंकि उसमें हम अब डेप्रिसिएशन से आगे बढ़कर डिस्पोजल तक भी जाएंगे, रिवैल्यूएशन तक भी जाएंगे और डिस्क्लोजर तक भी जाएंगे। फिर इसमें दूसरे स्टैंडर्ड भी हैं कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट में कोई एसेट मिल जाता है, किसी एसेट के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट कॉस्ट लगाते हैं तो वो ऐड कब करनी है, कैसे करनी है, कैलकुलेशन कैसे होगी और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट कैसे होगी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज भी अब शामिल हो जाएंगी, जो कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बिजनेस में यूज नहीं कर रहे होते बल्कि आप उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो बिजनेस में यूज हो रहा होता है। तो इन सारे पॉइंट्स की तरफ हम जाएंगे, लेकिन इसमें हर एरिया की वेटेज है। अब ये वेटेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी हम किसी एक टॉपिक को मिस कर दें और वो बातों का वेटेज वाइज इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उससे एक मेजर पेपर का पोर्शन सेट होता हो। तो जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें से 35 to 45 मार्क्स का पेपर आता है, यानी मिनिमम पेपर 35 मार्क्स का होगा और मैक्सिमम 45 का। जब आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंटरप्रिटेशन पर जाएंगे तो वो रेंज है 20 से 30 और फिर अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें 5 चैप्टर आते हैं। हमारे शुरू में हम इनफैक्ट ये पोर्शन पढ़ते हैं नॉन करंट एसेट का, तो इन 5 चैप्टर में से 30 to 40 मार्क्स का पेपर आता है। यानी जब आप ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं, इसमें हमें तकरीबन 5 वीक्स का टाइम लगता है, 5 to 6 वीक्स का, तो आपका 40% के करीब सिलेबस कवर हो चुका होता है।
फिर अब कैफ के लिए दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, और ये थ्रू आउट, वैसे तो पीआरसी में भी ये आ जाती हैं, लेकिन वहाँ पे क्योंकि हर चीज़ का लेवल 1 ही होता है अमूमन, तो इतना डिस्कशन नहीं होती इस पर। लेकिन अब ये तमाम सब्जेक्ट्स के लिए मैं एक किस्म की बात कर रहा हूँ, और वो है दो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, एक है टेस्टिंग लेवल और एक है प्रोफिशिएंसी लेवल। देखिए टेस्टिंग लेवल 3 है सीए में, थ्रू आउट सीए, पीआरसी, कैफ, सीफैप, एमएसए, और वो टेस्टिंग लेवल है 1, 2 एंड 3। टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब ये है कि उस टॉपिक से मैक्सिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन सेट होगा, 1 नंबर का भी हो सकता है और 8 मार्क्स का भी हो सकता है। टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब है कि उस टॉपिक से 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन सेट हो सकते हैं पेपर, इससे ज्यादा नहीं है। और टेस्टिंग लेवल 3 का मतलब है कि 25 मार्क्स के सेट हो सकते हैं। अब आपके कैफ 1 के अंदर कोई भी टॉपिक टेस्टिंग लेवल 3 का नहीं है, ठीक है। आपके 7 टॉपिक्स जो हैं वो टेस्टिंग लेवल 1 के हैं, और 6 टॉपिक्स आपके टेस्टिंग लेवल 2 के। 7 टॉपिक्स टेस्टिंग लेवल 1 के और 6 टॉपिक टेस्टिंग लेवल। अब इसका मतलब यह हुआ कि टेस्टिंग लेवल 2 को तो आप खास तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल सोचें सिर्फ एक टॉपिक ही तो छोड़ा है और उसमें से 20 मार्क्स का पेपर आ जाए, तो 100 में से 50 लेना मुश्किल होता है, और 80 में से 50 लेना जो है ना वो तो चैलेंज करने वाली बात होती है। इम्पॉसिबल नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल, और आजकल के ज़माने में आप क्योंकि मोटिवेशनल लेक्चर भी सुनते रहते हैं तो इम्पॉसिबल के वर्ड को बड़ा डिसलाइक किया जाता है, लेकिन ये कि चैलेंज करने वाली बात ज़रूर होगी। फिर आ जाते हैं हम प्रोफिशिएंसी लेवल पे। अच्छा, प्रोफिशिएंसी लेवल क्या होता है कि आपको एक टॉपिक कितनी डेप्थ में पढ़ना है, इससे आप इसको सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें भी 3 लेवल हैं, P1, P2, P3। P1 लेवल होता है कि किसी भी चीज को बेसिक लेवल पे टेस्ट किया जाता है, उसके अंदर अमूमन क्वेश्चन के अंदर ज्यादा क्लैरिटी होती है, अनसर्टेनिटी नहीं होती, एम्बिग्विटी नहीं होती। आपके जो पीआरसी स्टेज में जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से मोस्टली टॉपिक P1 पे ही टेस्ट होते हैं, इसलिए आप देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी उनका एक स्पेसिफिक सिनेरियो है, एक स्पेसिफिक आंसर। फिर P2 लेवल आता है जिसे इंटरमीडिएट लेवल कहते हैं, और इसमें एम्बिग्विटी जो है वो मॉडरेट लेवल पर आ जाती है, अनसर्टेनिटी मॉडरेट लेवल पर आ जाती है। आपके जो FR1 है उसके अंदर सारे टॉपिक प्रोफिशिएंसी लेवल 2 पर है, और कैफ के अंदर आप प्रोफिशिएंसी लेवल 3 नहीं देखेंगे, जो कि इनफैक्ट वो एडवांस लेवल कहलाता है। उसमें हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी और एम्बिग्विटी होती है, यानी उसमें आपने इवैल्यूएशन करनी होती है। इसको एक और एंगल से आप यूं अंडरस्टैंड करेंगे कि लेवल 1 में नॉलेज टेस्ट होता है कि आपको एक चीज के बारे में पता है या नहीं पता। लेवल 2 में उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है इसको टेस्ट करते हैं, और लेवल 3 पर ये टेस्टिंग होती है कि ये जो रूल बना हुआ है क्या ये रूल ठीक है। आपको इवेल्युएट करना होता है, सिर्फ ये नहीं कि आपने एक रूल पढ़ा और उसको आप अप्लाई कर रहे हैं, बल्कि एक रूल क्यों बना, वो कैसे अप्लाई किया जाएगा, उसको अप्लाई करने में क्या चैलेंजेस आते हैं, और क्या इससे बेहतर रूल कोई बनाया जा सकता है, कोई चीजें चेंज की जा सकती हैं। इन सारी बातों को आप लेवल 3 में देखते हैं। अब कैफ लेवल पर आपको लेवल 3 नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ जगह आपको लेवल 1 मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी अरसलान साहब आपके साथ शेयर करेंगे कि बिजनेस लॉ में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि जरा मुश्किल टॉपिक्स हैं, तो उसको आईकैप ने लेवल 1 पे टेस्ट किया। रीजन ये है कि वो उसके अंदर आईकैप इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं क्रिएट करना चाहता कैफ लेवल पर, तो उनको लेवल 1 पे रखा है। जैसे वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज वगैरह हैं, हालांकि जो उसमें मेन एक्ट्स हैं वो सारे P2 लेवल पर हैं। तो लेकिन जब हम FAR1 की बात करेंगे तो आपके सारे टॉपिक P2 लेवल पर हैं, यानी आपने इस इंटेंशन से, इस कॉन्टेक्स्ट में चीजों को पढ़ना है कि हमने सिर्फ नॉलेज नहीं पढ़ लेनी कि बुक का रट्टा लगा लें, हमें वो अप्लाई करना आना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट को एक सिनेरियो के अंदर हम इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। ये दोनों अंडरस्टैंडिंग हमें FAR1 में चाहिए। अगर आपने सिर्फ बुक याद कर ली, सिर्फ एक पैराग्राफ को याद कर लिया, तो वो इनफ नहीं रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे जी पेपर पैटर्न की। अब एक पीआरसी, अमूमन आप में से जो यहाँ पर ज्यादा लोग बैठे हुए होंगे उन्होंने अपने 5 पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए होंगे, और काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि सीए जो है वो मशहूर ज्यादा किया हुआ है, मुश्किल इतना नहीं है। तो ऐसा पीआरसी के बाद जो है ना फीलिंग आ जाती है, और उस फीलिंग को दुरुस्त करने के लिए जो स्टेज है वो कैफ की है, क्योंकि वो इसको फिर ठीक कर देती है। नो डाउट के जब सीफैप में जाएंगे और फाइनल का जो लेवल होगा सीफैप और एमएसए का, तो वो ऑब्वियसली कैफ से भी ज्यादा टफ है। दिस इज द नेचुरल
हायरार्की ऑफ थिंग्स कि आप शुरू में बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, फिर उससे ज़्यादा एडवांस पढ़ते हैं, फिर उससे ज़्यादा एडवांस पढ़ते हैं, तो कम्प्लेक्सिटी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, और ऐसे ही सीए के अंदर भी हो रहा है। लेकिन आप दो एंगल से इसका आइडिया लगाएंगे कि जहां आपका इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में पूरे 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप में टेस्ट होने थे, एफएआर में 1 में सिर्फ 10 मार्क्स ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होंगे। ठीक हो गया। दूसरी बात आपने इससे अंदाजा लगाना है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग का सिलेबस देखा है तो उसको मल्टीप्लाई कर लें 2 से, वो एफएआर 1 में कवर करना है। तो ये उतना इजी नहीं होगा कि आप सोचें जी 4 दिन पढ़ेंगे, एक चैप्टर कवर हो जाएगा और उसके बाद अगला चैप्टर कर लेंगे। बाद वक्त आपको 8 से 10 दिन भी लग जाएंगे। एक आध टॉपिक तो ऐसा है जिसमें 12 दिन तो क्लास। तो अब इसका जो पेपर पैटर्न है वो अंडरस्टैंड करना है आपने। 2 सेक्शन में पेपर आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों 50-50 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ए को आप कह सकते हैं कि निस्बतन आसान क्वेश्चन होंगे, उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं। पहले 5 क्वेश्चन होते हैं जो 5 क्वेश्चन, टोटल उनका बनता है 40 मार्क्स। ये अमूमन छोटे क्वेश्चन होंगे। इसमें इसमें टेस्टिंग लेवल 1 से भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 से भी आ सकता है, क्योंकि जिसको आईकैप 20 मार्क्स तक टेस्ट कर सकता है उसको अप टू 8 मार्क्स तक भी तो कर सकता है, उसको अप टू 6 मार्क्स तक भी कर सकता है। तो टेस्टिंग लेवल 1 हो या 2 हो, दोनों से क्वेश्चन आ सकता है आपके सेक्शन ए में। 40 नंबर वो बनते हैं, 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 50 मार्क्स ये बन जाते हैं। फिर सेकंड सेक्शन जो आता है वो भी 50 मार्क्स है, उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन होते हैं जो अमूमन 14 to 20 मार्क्स की रेंज में होते हैं। एक क्वेश्चन 18 का है, एक 17 का, एक 16 का, इस तरह 50 कर लिए, या किसी भी कॉम्बिनेशन में 3 क्वेश्चन में 50 मार्क्स। वंस अगेन ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 3, इसमें भी टेस्टिंग लेवल 2 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। ऐसा भी हुआ है कि आईकैप ने 2 टेस्टिंग लेवल 1 के टॉपिक को कंबाइन कर एक क्वेश्चन बनाया और वो 16 मार्क्स का पूछ लिया लेवल सेक्शन 2 में। तो है वो लेवल टॉपिक के क्वेश्चन में सिनेरियो दोनों का हुआ कि आपको हर चैप्टर अलग अलग से तैयार नहीं करना कि उसका किसी और से लिंक नहीं है, बल्कि आपको टॉपिक्स जो हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में समझने पड़ेंगे कि इंडिविजुअली भी हम उनको समझें और उनको दूसरे टॉपिक्स के साथ भी समझें। और ये थ्रू आउट द सेशन आप लोग क्लास में नोट करेंगे कि हम इसको फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल हम पहला जब टॉपिक करेंगे IAS 20 का तो हम बस IAS 20 पढ़ेंगे, लेकिन जब हम दूसरा टॉपिक करेंगे IAS 23 का तो उसका जो लास्ट डे ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा उसमें हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें IAS 23 के साथ IAS 20 मिक्स होगा। फिर जब हम तीसरा टॉपिक IAS 16 करेंगे तो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम IAS 16 के साथ पिछले 23 और 20 को मिक्स करने वाले क्वेश्चन 1 से 2 दिन कर रहे होंगे, एंड सो ऑन। ये थ्रू आउट द सेशन कंटिन्यू करेगा। तो एक तो आपने इन टॉपिक को इस तरीके से जो है कवर करना है। तो पेपर का पैटर्न थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ये आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा तो वहां भी मिल जाएगा। अब फिर बात आती है कि जी हमारे पास स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो मैं आपको स्टडी मटेरियल बताऊंगा वो 3 पॉइंट्स हैं। टोटल 3 स्टडी मटेरियल आपके पास होने चाहिए। आईकैप का स्टडी टेक्स्ट, किसका स्टडी टेक्स्ट? आईकैप का। और लेटेस्ट आपने अगर ऑनलाइन लेना है तो वो आईकैप की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वरना जो है बुक शॉप्स वगैरह पर भी मिल जाता है। तो लेटेस्ट स्टडी टेक्स्ट यूज करेंगे। नंबर 2, आपने सिलेक्टेड IFRS यूज करने जो अभी तक आईकैप की तरफ से 2022 के पब्लिश मिल रहे हैं, जो कि ये बुक्स हैं। ये आपने ध्यान में रखना है कि कंप्लीट IFRS नहीं है, ये 3 बाइंडिंग्स हैं, कंप्लीट IFRS 5 बाइंडिंग्स हैं जो आपको CFAP 1 में यूज कर देंगे। इनमें सिर्फ वो स्टैंडर्ड है जो CAF 1 और CAF 5 यानी FAR 1 और FAR 2 के सिलेबस का पार्ट है। इनमें बाकी स्टैंडर्ड नहीं है जो आपने CFAP 1 और MSA 1 में कवर करना है। अच्छा, ये इससे ज्यादा भी नहीं घबराना, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है वो एज सच स्टूडेंट से रेलिवेंट नहीं है। इसमें होती है बेसिस फॉर कंक्लूजन, यानी इसमें वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो रूल स्टैंडर्ड में बनाए गए उनके पीछे जो स्टैंडर्ड सेटर्स थे उनकी क्या थॉट प्रोसेस था। तो ये जब हम कोई एडवांस्ड रिसर्च या स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये यूज होते रहते हैं। तो टीचर्स और जो प्रैक्टिकल काम हो रहा होता है उसके अंदर तो हम इसको भी यूटिलाइज करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए इनफैक्ट ये 2 वॉल्यूम यूज करते हैं। अच्छा, एक बड़ी कॉमन डिस्कशन ये रहती है कि क्या ये IFRS यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो आईकैप ने अलाउ तो कर दिया है कि आप इन्हें यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको यूज करने भी चाहिए। अब इसमें 2 जो है ना कह लें स्कूल ऑफ थॉट हैं और 2 किस्म के ओपिनियन है।
आपको वो लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे कि ये यूज़ करने चाहिए, इनसे पेपर में एज इट इज़ आपको कुछ मार्क्स का फ़ायदा हो जाता है, और वो लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे पेपर में टाइम ज़ाया होता है। और दोनों ही ठीक है इनफैक्ट। अब ये सारा इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे इस्तेमाल करते हैं और आपकी इससे एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आप ये समझते हैं कि आप ये बुक पेपर में लेकर जाएंगे और क्वेश्चन आएगा, आप ये बुक खोलेंगे और इसे देखकर सोल्यूशन लिख देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी पेपर के अंदर। अगर आप ये समझते हैं कि एज इट इज़ यहाँ से कोई चीज़ मिल जाएगी, तो बहुत कम चांसेस हैं, कुछ MCQs मिल सकते हैं, एक आध कोई इस तरह के ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ जाए तो वो मिल सकता है, आपको एक आध चीज़ को समझने में मदद मिल सकती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे जी अच्छा खासा पेपर मेरा इनसे सॉल्व हो गया। अब दो तरीके हैं पढ़ने के, वो मैं दोनों आपको बताता हूँ। एक ये है कि आप कहते हैं कि जी मैंने स्टैंडर्ड्स नहीं लेकर जाने, और उस तरीके में सिर्फ ये करना पड़ेगा कि आपको याद बहुत कुछ रखना पड़ेगा। स्टडी टेक्स्ट में बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके फिर मेमोरी में होने चाहिए, और वो फिर आप पेपर में जाएं आपको सारा कुछ याद है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो तो वैसे ही अप्लाई करने हैं, जो याद रखने वाले हैं वो आपने याद किए हैं, आप लिख देंगे। अगर आप स्टैंडर्ड लेकर जाते हैं तो आपको एडवांटेज कहाँ आता है? 3-4 MCQs बाज़-औक़ात होते हैं जिनमें 2 स्टेटमेंट दे दी जाती हैं और पूछी जाता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बाज़ का स्टेटमेंट थोड़ी सी ट्रिकी स्टाइल में लिखी भी होती है, आप रेलिवेंट स्टैंडर्ड खोलते हैं, उसमें से चेक कर लेते हैं कि स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, और उस हिसाब से आप पेपर में आंसर दे देते हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पहले क्लियर था और आपको याद भी था तो आपको देखें खोले बगैर भी पता होगा, अदरवाइज आपको स्टैंडर्ड खोल कर पता चल जाएगा। इसी तरह कुछ स्टैंडर्ड ट्रू फॉल्स के आ जाते हैं, या किसी जगह पर आप थोड़ा सा भूल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक स्टैंडर्ड है जिसमें 4 डिस्क्लोजर हैं रिवैल्यूएशन के जो आप देते हैं I-16 में। अब आपने कई बार क्वेश्चन सॉल्व किया लेकिन आपको चारों याद नहीं आ रहे उस वक्त, आपको 3 याद आ रहे हैं, लेकिन आप स्टैंडर्ड खोलेंगे तो आपको चारों लिखे हुए मिल जाएंगे, तो चौथा भी जहन में आ जाएगा, फिर आप वो भी मेंशन कर देंगे अपने सोल्यूशन में। तो आपको इस तरह की चीज में हेल्प मिल सकती है, और वो भी तब मिल सकती है अगर आप शुरू से इनको यूज करें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पेपर मार्च में देना है, वो ये वाले स्टैंडर्ड आई कैप से खरीदते हैं फरवरी में, फिर पेपर में जाके ढूंढ रहे होते हैं कि ये वाली चीज मिलेगी कहाँ। जब आपने थ्रू आउट सेशन इसको ओपन ही नहीं किया तो आपको कैसे पता है कि कौन सी चीज कौन से स्टैंडर्ड में किस पैराग्राफ में लिखी हुई है। तो आपको इसे यूज करना है तो शुरू से आप यूज करते हैं। अच्छा, और इसमें बड़ा एक आसान तरीका है कि ये तो अच्छा खासा लिखा हुआ है, इसमें आपसे सारा तो रेलिवेंट नहीं है, तो क्या रेलिवेंट होगा। अगर आप रेलिवेंट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वो भी काफी सिंपल है। वो इस तरह से सिंपल है कि आई कैप का जब आप स्टडी टेक्स्ट खोलेंगे तो हर हेडिंग के साथ स्टैंडर्ड का नंबर और पैराग्राफ नंबर लिखा हुआ है। आप वो स्टैंडर्ड खोलें, वो वाला पैराग्राफ नंबर देखें और उसके अंदर जो रेलिवेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लें। ये याद रखें कि इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और फर्स्ट पेज पर अपना नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर किसी भी किस्म की मार्किंग करेंगे या कुछ लिखेंगे तो एग्जाम में ये आपको डिसअलाउड हो जाएंगे। तो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट और अंडरलाइन। अब उसमें भी हर किसी का अपना अपना एक तरीकेकार है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी नहीं लिखता, पर्सनली मुझे यूज करने होते हैं तो पैराग्राफ खोला और वहां से देख लिया, मैं हाईलाइट या अंडरलाइन भी नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं हाईलाइट करना है और वो 5 कलर के हाईलाइटर खरीदते हैं, एक ग्रीन, एक लाइट ग्रीन, एक येलो, एक पिंक, एक कोई ब्लू सा, और फिर जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स मुख्तलिफ कलर्स में हाईलाइट करते हैं। तो वो काफ़ी जो है आर्ट पीस बन जाता है स्टैंडर्ड्स की बुक। और वो कहते हैं जी कलर वाइज जो है ना हमने एक किस्म का कलर कोड कर दिया जिससे हमें चीज़ों को ढूंढना और आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। सो इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम तो यस यू कैन डू दैट, तो वो भी कर सकते हैं। वो अपनी अपनी चॉइस है, भाई आप कुछ नहीं लिखना चाहते वो भी चल जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ खोल कर देखना तो वैसे ही है। हाईलाइट करना चाहते हैं वो कर लें, अंडरलाइन करना चाहते हैं, मुख्तलिफ कलर से करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अब इसका यूजेज याद रखें, आपको शुरू में फैसला करना चाहिए कि आपने ये स्टैंडर्ड यूज़ करने हैं। अगर आप इन्हें एग्जाम में यूज़ करना चाहते हैं तो जहन में रखें कि 10 नंबर, बल्कि मुझे ये रेंज अगर मैं बताऊं तो 5 से 15 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। इससे ज़्यादा को आपका एक्सपेक्ट करके नहीं जाना चाहिए एग्जाम में। इस 5 से 15 नंबर के उसमें आसानी क्या होती है कि आपको चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी। भाई डेफिनेशन है तो रट्टा नहीं लगाना, आपको पता है कि डेफिनेशन में अगर मसला आया भी सही तो मैं बुक ओपन करूंगा और सिर्फ उससे देख लूंगा। इस एक चीज़ के 6 क्राइटेरिया, मुझे 6 क्राइटेरिया रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आ गया क्वेश्चन तो मैं उसका वो रेलिवेंट पैराग्राफ खोलूंगा और वो 6 क्राइटेरिया वहां से देख लूंगा। तो आपको मेमोरी बेस्ड एडवांटेज होगा, और हर टॉपिक में नहीं होगा। करेक्शन ऑफ एरर इन स्टैंडर्ड्स में नहीं है, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ इन स्टैंडर्ड्स में नहीं है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड्स में नहीं है,
तो हर टॉपिक में भी बेनिफिट नहीं होगा, सर्टेन टॉपिक्स में होगा, 7-8 टॉपिक्स के अंदर मेजर बेनिफिट है तो वो आप लेंगे, लेकिन शुरू में फैसला करें। और शुरू में आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं, इसको बाय करने का एक ही तरीका है कि आप आईकैप की वेबसाइट पर जाएंगे, अपना जो सिक्योर्ड लॉगिन एरिया है उसके अंदर जाकर सेल ऑफ पब्लिकेशन को क्लिक करें और वहां पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। कोरियर समेत आई थिंक इस टाइम 3150 के ये मिल रहे हैं और ये सब्सिडाइज्ड है, यानी पाकिस्तान में जो हमें मिलते हैं ये सब्सिडाइज मिलते हैं आईकैप की वजह से, वरना इंटरनेशनली जो इसका जो फुल सेट है वो आईकैप दे रहा है तकरीबन 6000 का आई थिंक, और इंटरनेशनली जो हमें वो मिलती है उसकी हार्ड कॉपी वो 22 से 23 हज़ार रुपये की पड़ती है। तो ये उस लिहाज से काफ़ी सब्सिडाइज्ड है ये 3150 में, और ये अमूमन विद इन 1 वीक आईकैप की तरफ से डिलीवर हो जाएंगे। तो इफ़ यू हैव टू यूज़ देम तो स्टार्ट ऑफ द सेशन से यूज़ करें, जो जो चैप्टर कंप्लीट होता जाए उसको साथ के साथ देखते जाएं, जहां पर बात समझ में नहीं आती कि क्या हाईलाइट करना चाहिए या कैसे इसको यूज़ करें तो वो आप सिंपली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा कि कैसे आप इसको इस्तेमाल करें, कैसे ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन डिसीजन शुरू से करें, या तो शुरू से आप माइंड बना लेंगे आपने सब कुछ याद करके जाना है, या माइंड बना लें कि इनको यूज़ करना है, और शुरू से यूज़ करेंगे तो एग्जाम में फिर टाइम वेस्ट किए बगैर आप यूज़ कर सकेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि आपको 2 पास्ट एग्जाम्स की अटेम्प्ट आपके पास होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर और अगर सजेस्टेड आंसर भी हो। लेटेस्ट वाले का तो भी नहीं अवेलेबल होगा, प्रीवियस का अवेलेबल होगा। स्प्रिंग 2023 और ऑटम 2023 ये जो 2 पेपर हुए हैं ये भी आपके पास हार्ड कॉपी में मौजूद होने चाहिए, क्योंकि हम क्लास में कई बार इनसे भी क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो सारे आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में शामिल है। ऑटम 2022 तक जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 2014 टू 2022 विच इज 17 to 18 अटेम्प्ट्स, तो वो सारी की सारी आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में शामिल हैं। आपके सारे पास्ट एग्जाम्स कवर हो रहे होते हैं स्टडी टेक्स्ट में, और ये 2 अटेम्प्ट उसके साथ आप एडिशनल करेंगे तो आपके हर तरह की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, आईकैप का स्टडी टेक्स्ट, सिलेक्टेड IFRS अगर आप यूज करना चाहें, जनरली मेरी रिकमेंडेशन है कि आप यूज करें, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव खाली FAR1 पास करना है फिर तो ओके, आप यूज करें ना करें दोनों तरह गुड है, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव CA करना है तो आपको ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स जो है ना वो पता होने चाहिए, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ताकि आप FR2 में भी इसको यूज कर सकें, फिर आगे फाइनल के अंदर भी आपको आसानी रहे। तीसरी चीज मैंने कहा 2 अटेम्प्ट्स करें। अब यहाँ पर मार्केट में बुक्स मौजूद हैं जिनको आप लेते हैं और उनके अंदर फिर 150 सवाल होते हैं, और स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर आईकैप की बुक से 30 क्वेश्चन किए हैं और एक और बुक है उसमें 150 सवाल हैं तो 150 वाली ज़्यादा अच्छी होगी, और दैट्स द ओनली डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। 150 में से पता चलेगा कि 40 सवाल ऐसे हैं जो कि सिलेबस से रेलिवेंट नहीं है, 40 ऐसे हैं जिनमें एरर है, 30 ऐसे हैं जो कि ऐसी अकाउंटेंसी बॉडी से कॉपी पेस्ट किए हुए हैं जिनका स्टाइल CA से नहीं मिलता, और फिर मिलाकर आपको पता चलेगा काम के क्वेश्चन उसमें वही हैं जो आईकैप की बुक में भी। तो अगर आप अपना वंस अगेन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम तो फिर बिल्कुल यू कैन गो फॉर दीज थिंग्स, लेकिन अगर आपने एफिशिएंट वे में स्टडी करनी है तो उसके लिए 3 चीजें चाहिए। आईकैप का स्टडी टेक्स्ट, आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में एरर है और हर किताब में होते हैं क्योंकि इंसानों ने लिखी होती है, लेकिन आईकैप के स्टडी टेक्स्ट का एडवांटेज ये है कि ये ऑफिशियल है, और अगर इसके अंदर कोई एरर होता है तो या तो हमें टीचर्स हम करेक्ट करवाते हैं या आईकैप की तरफ से भी उसकी स्टडी मटेरियल करेक्शन आ जाती है, या फिर इवन उसमें ये भी होता है कि कहीं एरर की वजह से कोई क्वेश्चन में मसला आ जाए तो आईकैप फिर उसका क्रेडिट भी देता है। थैंक यू। आईकैप फिर उसका क्रेडिट भी देगा। आपने XYZ की बुक पढ़ी और उसमें एक एरर था, उसकी वजह से आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं, आईकैप आपको क्यों क्रेडिट देगा? आईकैप की बुक एक ऑफिशियल बुक है, वहां पर अगर एक इशू आइडेंटिफाई होता है और उसकी वजह से कुछ रह जाता है तो आप हमारे कमेंट्स जाते हैं हर पेपर्स के बाद आईकैप को टीचर्स की तरफ, तो उसके अंदर फिर अक्सर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ये बाकायदा कहता भी है कि जी ये हमने आइडेंटिफाई किया है, ये इशू ऑब्वियस है, इसकी वजह से स्टूडेंट को पेनलाइज नहीं होना चाहिए, और वो कहते हैं कि हम अल्टरनेटिव सोल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट हर चीज में आपको यूज करना चाहिए। इवन आप अगर कोई और बुक भी यूज कर रहे हैं तो स्टडी टेक्स्ट जरूर आपको एक मर्तबा देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास ये पिक्चर नहीं है कि ऑफिशियली चीजें कैसे चल रही हैं तब तक आप कंप्लीट अंडरस्टैंड नहीं करते। ठीक है।
अब ICAP की वेबसाइट आपको चेक करते रहनी चाहिए। दो चीज़ें होती हैं, एक एग्ज़ाम स्पेसिफिक गाइडेंस आती है और बाजू का सप्लीमेंट आ जाते हैं। एज सच अगर मैं ये बात करूं कि इन 6 मंथ में कोई सप्लीमेंट आने का चांस नहीं है FAR1 में, क्योंकि सप्लीमेंट तब आता है जब किसी पूरे चैप्टर के अंदर कोई मेजर इश्यूज हों, तो वो फिर पूरा चैप्टर अलग से ICAP सप्लीमेंट के तौर पर दे देता है। और ऐसे इश्यूज जो हैं वो अभी नहीं लगते कि कोई भी हैं। कोई स्टैंडर्ड चेंज हो जाए, लॉ में चेंजेस हो जाए तो फिर ऐसा हो जाता है, वरना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है। अलबत्ता जिस तरह मैंने बताया कि स्टडी टेक्स्ट में करेक्शंस ज़रूरी हैं, और वो छोटी छोटी करेक्शन यानी टाइपिंग मिस्टेक भी हैं, कुछ जगह पे डेट्स का फ़र्क है, एक आध जगह कैलकुलेशन की अमाउंट का फ़र्क है। तो टोटल 23 एरर्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, और हर चैप्टर करवाने के साथ साथ वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। फर्दर अगर ICAP कोई करेगा तो वो मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँगा। वैसे तो आपकी आदत होनी चाहिए कि आप रेगुलर बेसिस पर इसको ICAP की वेबसाइट को खुद चेक करें। वैसे मैं तकरीबन वीकली बेसिस पर या 10 से 12 दिन में चेक करता रहता हूँ, और फिर जो भी इशू होता है वो क्लास के अंदर हम साथ के साथ करवा देते हैं। तो ये आपका स्टडी मटेरियल है। ICAP की बुक आपके पास फ्रॉम द फर्स्ट डे होनी चाहिए, कल से, ताकि हम क्लास में पहले दिन से जो है ना इफेक्टिवली स्टडी कर सकें। अब FAR1 में टेस्ट का सिस्टम हम क्या रखेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे 13 चैप्टर्स हैं, लेकिन हम कुछ चैप्टर्स जो बड़े हैं उनको ज़रा 2 में स्प्लिट करेंगे और 15 टेस्ट करेंगे ड्यूरिंग द सेशन। यानी टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके फ़ौरन बाद उसका टेस्ट हो जाएगा। ये टेस्ट अमूमन छोटे होंगे, 8 मार्क्स का भी हो सकता है, 10, 15, 20 मार्क्स तक की रेंज में। इसके बाद आपका सेशन एंड जब आएगा, जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो तब हम 5 टेस्ट करेंगे, जिसे सेशन एंड टेस्ट कहते हैं। उन 5 टेस्ट में अमूमन आपके 2 से 3 चैप्टर एक टेस्ट में होंगे, और हर टेस्ट 30 मार्क्स का होगा, जहां पर हमारा फोकस ये होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को टेस्ट किया जाए जिनमें मल्टीपल टॉपिक्स कंबाइन हुए हैं, ताकि उस एरिया पे एग्जाम लेवल पर स्किल डेवलप हो। इसके अलावा आपके 200 मार्क्स ईच के मॉक होते हैं। एक को हम मिड टर्म एग्जाम कहते हैं, जो कि आपका कोर्स प्लान के मुताबिक 11 दिसंबर से होगा, और फाइनल मॉक जो है वो फिर फरवरी के 2nd वीक में हो रहा होगा। तो 15 क्लास टेस्ट, 5 सेशन एंड टेस्ट और 2 मॉक, तो टोटल 22 एक्टिविटीज हमारी टेस्ट ओरिएंटेड भी होंगी ड्यूरिंग द सेशन। अच्छा, अब टेस्ट का मकसद जो होता है ना, वो बाजू का स्टूडेंट्स जो है ना वो कह लें कि मिसअंडरस्टैंड है। सर टॉपिक आधा तैयार था, मैंने टेस्ट नहीं दिया, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने टेस्ट नहीं दिया। अब यानी टेस्ट का मकसद वो ये समझ लेते हैं कि टेस्ट इज योर जजमेंट। जजमेंट वो है जो ICAP नहीं करनी है, हमने आपकी कोई जजमेंट नहीं करनी। हम तो यहाँ पे जितने टेस्ट ले रहे हैं, मॉक ले रहे हैं, वो लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है, वो तो हम सिखाने के लिए ले रहे हैं। आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, मॉक फेल हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, पास हो जाएगा, शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाए, कोशिश करेंगे उसमें तो आगे पेपर करने में आसानी हो जाएगी। तो टेस्ट की जो एक्टिविटी है उसका मकसद ये नहीं होता कि भाई आपको कोई टेस्ट करना है और आपके पता नहीं अगर 15 में से सिर्फ 3 नंबर आ गए तो कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपकी लाइफ अदरवाइज भी परफेक्ट नहीं होगी। कि आप सोचें जी मुझे 15 में से 15 नंबर का आता होगा तो मैंने टेस्ट देना है, पता नहीं। बाकी सारी जिंदगी जो है ना उसमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन टेस्ट देने के लिए 100% तैयारी चाहिए होती है। 3 दिन एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, वीकेंड मिल जाएगा तो कोई स्पेशल तैयारी हो जाएगी। हालांकि आगे प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी नहीं है, जो काम आज आएगा आज करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं आज रेडी नहीं हूँ, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मैं आज ये काम नहीं कर सकता, तो करना तो पड़ेगा। पेपर भी जिस दिन है उस दिन मूड जैसा भी हो देना ही पड़ेगा। टेस्ट भी इसलिए देने चाहिए, टेस्ट होते हैं फीडबैक फॉर यू फॉर अस। आपको पता चलता है कि आपको एक टॉपिक एक्चुअली कितना अच्छा आता है और आपको कहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ आप सही समझ पा रहे हैं, कौन सी चीज़ें भी ऐसी हैं जिनको आप बेहतर नहीं समझ पा रहे, के लिए भी फीडबैक है। इट्स नॉट योर जजमेंट या इवेल्युएशन के जी इस पर कुछ आपको डिसीजन हो जाएगा। इसमें ये सिर्फ प्रोसेस है, लर्निंग का प्रोसेस है। फीडबैक लें उससे, हमें भी फीडबैक दें ताकि हम भी आपको बेहतर सर्व कर सकें और इस बेसिस पर टेस्ट को लेकर चलें। अमूमन आप नोटिस करेंगे कि मांगते हैं, मैं एक मरतबा कोशिश करता हूँ कि ना दूँ, दूसरी मरतबा कोई मांगे तो दे देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बेवकूफ़ लोगों से बहस करने का फ़ायदा तो होता नहीं। अब गेस क्या होता है, 13 टॉपिक्स हैं, 9 क्वेश्चन आने। 9 क्वेश्चन में से मिनिमम 2 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 2-2 टॉपिक को कंबाइन कर रहे होंगे। तो 11 टॉपिक तो वैसे ही टेस्ट हो गए सीधे सीधे। 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें MCQs पे ज्यादा फोकस हो जाता है।
तो मैं आपको 13 में से कोई से भी 9 टॉपिक लिखकर दे दूं, पर्चियां डालकर भी दे दूं ना, सोचे बगैर, तो देखें 70 to 80% तो गैस लगने ही लगना है। यानी आप मेरे बजाय अगर हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ में गार्ड हैं अल्लाह बख्श साहब, उनसे गैस ले लें, उनका भी लग जाएगा 70-80%। क्योंकि भाई 13 में से 11 टॉपिक तो टेस्ट होने ही होने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है ना कि 2 ना हो। तो अगर उन्होंने आपको 9 टॉपिक बताए और 7 आ गए तो 7/9 तो अभी भी करेक्ट है। अब मैं आपको ऐसा गैस दे दूं और उसके बाद जब पेपर आए और मैं कहूं देखा 7 टॉपिक तो वही आए हैं जो मैंने बताए थे, तो भाई क्यों नहीं आने थे? वो तो पेपर का पैटर्न, सिलेबस, पेपर का डिजाइन ही ऐसा है कि उसमें आते ही आते हैं। अब आपने गैस ले लेकर बेवकूफ बनना है, वो आपकी मर्जी है। वरना एक सेंटेंस बहुत मेरा फेवरेट है, वो है देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर प्रोफेशनल्स। जब आप प्रोफेशनल होते हैं ना तो एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढते, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। आप कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, जो कि आप ऑब्वियसली बनना चाहते हैं, और फिर आपको सैलरी भी चाहिए लाखों रुपए में, और फिर सेठ साहब या मियाँ साहब आपको बुला के कहते हैं कि यार ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो तो इसकी बना दो, और आप कहें सर ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, तो ये तो मुझे नहीं आती। तो कहेगा भाई मेरे पास जॉब भी छोड़ दो, मैं किसी को अगर लाखों रुपए पे करूंगा तो मुझे तो उससे सारा कुछ चाहिए, मुझे उससे ये नहीं चाहिए कि मुझे ये वाले 3 टॉपिक नहीं आते थे। तो प्रोफेशनल अगर बनने आए हैं तो फिर पढ़ना वैसा पड़ेगा। सीए, बीकॉम, एमकॉम वगैरह से डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर ये ना होता डिफिकल्ट तो फिर फर्क क्या था? 25,000 और 1,25,000 में यही तो डिफरेंस है। तो सीए में जब आप पढ़ेंगे तो आसानी तो नहीं होगी, लेकिन अच्छा ऐसा कोई नामुमकिन भी नहीं है, 15-15 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर रोज का, जैसे मेरे कोर्स में बाकी टीचर अपना बताएंगे, मेरे कोर्स का ये है कि क्लास पढ़ें और घर जाकर 1 घंटा 1.25 घंटा पढ़ लें, बस बहुत, अगर रोज पढ़ रहे हैं। अब आप 5 दिन का काम जमा कर लेंगे, फिर छठे दिन आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, वरना जरूरी नहीं है। आप बल्कि नोटिस करेंगे कि मैं डेली बेसिस पर, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा इनफैक्ट हर टॉपिक के स्टार्ट में, कि हमने एग्जैक्टली किस दिन को क्लास में कौन से क्वेश्चन करने हैं और आपने घर से कौन से करने हैं। क्लास में कौन सा क्वेश्चन होगा, घर पे कौन सा होगा। और आप नोटिस करेंगे थ्रू आउट सेशन कि जो हम क्लास में काम कर रहे होंगे उससे कम काम आपने घर से करना है। मोस्ट ऑफ द डे, मे बी जस्ट 10% डेज ऐसे होंगे जिस पे घर पे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो अगर क्लास में हम 1 घंटे में कर पा रहे हैं तो घर पे भी 1 घंटा 1.25 घंटा में हो पाएगा वो काम। बस इतना करना रोज है, संडे की छुट्टी करनी है, कुछ ना पड़े। ये इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है एब्जॉर्प्शन। अगर आप ये समझते हैं कि आप डेली 1 आवर पढ़ेंगे और वीकेंड पर 6 आवर्स पढ़ेंगे और ये सेम है, तो ये सेम नहीं है। आप डेली जब 1 आवर पढ़ेंगे तो आप 80 to 90% बातें एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। जब आप एक ही दिन 6 घंटे पढ़ेंगे तो आप उसमें से हार्डली 50% एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। तो इसलिए डेली 1 आवर पढ़ना जो है ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब भी करना होता है, फिर उसे अप्लाई करना होता है। तो पास्ट एग्जाम एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो कोई भी टॉपिक गैस वाला नहीं है, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं है, और प्रोफेशनल्स के पास ऑप्शन भी नहीं होता। लाइक मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं कहूँ ये वाला टॉपिक मुश्किल लगता है, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आपके पास भी ऑप्शन नहीं है कि ये वाला टॉपिक मुश्किल लगता है तो नहीं पढ़ना, ये मुश्किल लगता है इसको तो ज्यादा पढ़ना है ताकि ये समझ में आ जाए। तो एक्सक्यूजेज नहीं, सॉल्यूशंस फाइंड करें। फिर एक और मिथ है जी, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आता है। नहीं आता, कभी अगर आ जाता है तो 2 नंबर का, 3 नंबर का। अब अगर कोई स्टूडेंट 100 में से 50 मार्क्स पर पासिंग की में 3 नंबर आउट ऑफ सिलेबस आने की वजह से फेल हो गया है, तो आई थिंक कॉमन सेंस खुद ही बता रही है आपको कि क्या मतलब है इसका। इंटरेस्टिंगली अगर आप वेटेज ग्रिड, मैं आपके साथ पास्ट एग्जाम का वेटेज ग्रिड वाइज एनालिसिस भी शेयर कर रहा हूं, उसमें आप नोटिस करेंगे तो एग्जैक्टली वेटेज ग्रिड सिलेबस की फॉलो हो रही है। जिस पोर्शन में से 35 to 45 मार्क्स का आना था उसमें से पेपर आए हैं 42, 37, 36, 39, 40 विद इन रेंज। 20 से 30 वाली रेंज में 21, 24, 26, 27, 26, एवरेज 25। 30 से 40 की रेंज वाले का 37, 39, 38, 34, 34 विद इन रेंज। वेटेज ग्रिड फॉलो हो रही है। तो सुनी सुनाई बातों के बजाय स्टैट्स मौजूद हैं, कैलकुलेशन करें, फैक्ट्स डेवलप करें और उस पर इवैल्यूएशन कर लें।
अब अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछली बार में भी पढ़ चुके हैं और अब रिपीट कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्पेसिफिकली कि सिलेबस में अगर आप आईकैप की वेबसाइट पर न्यू सिलेबस आ चुका है उसके साथ मैच करेंगे तो कोई लॉ की थोड़ी सी इम्प्लीकेशन होती हैं हमारी कंपनी से रिलेटेड, जैसे शेयर कैपिटल है, डिविडेंड के रूल्स वगैरह हैं, उनको हमें अप्लाई करना होता है, तो उनमें भी कोई ऐसा चेंज नहीं आया जो करंट सेशन के अंदर हो, तो ऐसा चेंज कुछ नहीं है। बट ये बात ध्यान में रखिएगा कि पूरे सेशन में पढ़ना फिर भी पड़ता है चाहे आप रिपीट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि हमारा म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव, मैं हमेशा ओरिएंटेशन का जो एंड है वो इनफैक्ट इस पॉइंट पर करता हूँ कि आई डोंट लव यू, यू डोंट लव मी, लेट्स कीप दिस फैक्ट स्ट्रेट। तो हम क्लास में किस वजह से इकट्ठे होते हैं, वो सिर्फ एक हमारा कॉमन म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव है, और वो है कि आपका FAR1 का पेपर पास हो। आप भी यही चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूँ। ये वो पॉइंट है जिस पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, और इससे रिलेटेड जहाँ पे भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, हेल्प की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबल फैसिलिटेट भी करूँगा। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हम इस क्लास में जमा हो रहे हैं कि मार्च में जब आप पेपर दें तो अप्रैल के एंड पर आपका रिजल्ट जो है, या मई के स्टार्ट में जब रिजल्ट आता है, तो वो पास का है। यही आप चाहते हैं, यही मैं चाहता हूँ, और यहाँ पे ही हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉमन है। तो इसको ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है थ्रू आउट द सेशन, और कभी भी हाफ हार्टेड ना पढ़े। 3 पेपर देंगे, कोई से 2 तो निकल ही जाएंगे, इसका मतलब है कोई भी नहीं निकलेगा। 3 पेपर दे रहे हैं तो तीनों पास करने के लिए इस अटेम्प्ट में पढ़ लेते हैं तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, फिर अगली मर्तबा ज़्यादा अच्छा पढ़ के फिर पास कर लेंगे। तो इस अटेम्प्ट में पढ़ा भी नहीं जाएगा क्योंकि आपका तो ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं। पहले दिन से CA है, मुश्किल होता है, 2 पेपर देंगे 1 होगा, क्यों 1 होगा? 2 पेपर अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड के मुताबिक देंगे तो 2 के 2 होंगे, और 3 प्रॉपर स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयारी करके देंगे तो 3 के 3 होंगे। तो फर्स्ट डे से अपना माइंडसेट क्लियर रखें कि पेपर पास करना है, पेपर पास करने के लिए पढ़ें। हाँ, प्रॉब्लम आएगा, कई दिन मुश्किल लगेगी, कई दिन चीज़ें जो है ना एब्जॉर्ब नहीं हो रही होंगी, समझ में नहीं आ रही होंगी, नो प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें, आज काम नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। एक तरीके से चीज़ समझ नहीं आई, दूसरे तरीके से क्यूरी करेंगे, वहाँ से पूछेंगे, दूसरे तरीके से नहीं आई, तीसरे तरीके से कोशिश करेंगे, वी विल फाइंड द सॉल्यूशन, नॉट द एक्सक्यूजेस। तो अपना माइंड सेट क्लियर रखें, जो जिस चीज़ में मुश्किल आ रही है उसका सोल्यूशन ढूंढें, सोल्यूशन मिल जाएगा अल्टीमेटली, फर्स्ट ट्राई में, सेकंड ट्राई में, मे बी 5th ट्राई पर। लेकिन अगर आप ये कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है और उसको छोड़ देंगे, फिर तो वो पढ़े पढ़े तो सॉल्व होगा नहीं। तो ये क्लैरिटी आपको रखनी पड़ेगी माइंड। और अब मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। तो मेरा नाम तो ऑब्वियसली मैम ने बता दिया था, काशिफ अदील। मैं फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, यानी मेंबर हूँ आईकैप का, और फेलो मेंबरशिप बनती है जब आपको 10 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मुझे 15 ईयर्स हो चुके हैं आईकैप का मेंबर बने। और काइंड ऑफ मेरी फैमिली भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फैमिली है एक लिहाज से, क्योंकि मेरी वाइफ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा एक भाई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरी एक भाभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और जो मेरे बहनोई हैं वो CA फाइनलिस्ट हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब उनका मजीद आखिरी 2 पेपर देने का इरादा नहीं है। इसके अलावा मैंने LLB किया हुआ है, और आई एम आल्सो एसोसिएट इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान। इसके अलावा आई एम सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर, जो USA की क्वालिफिकेशन है। तो ये तो मेन क्वालिफिकेशन है, बाकी सर्टिफिकेशन वगैरह हैं काफ़ी सारी। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मेरा टीचिंग का 16 ईयर है, यानी CA क्वालिफाई करने के बाद से मुझे 16th ईयर है ये जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, और उससे पहले भी जो है 7 ईयर्स में पढ़ा रहा था CA के स्टूडेंट्स। तो टोटल एक्सपीरियंस तो मोर देन 2 डिकेड का है, लेकिन पोस्ट क्वालिफिकेशन भी 16 ईयर्स है। अगर FAR1 के बैच की बात करें, क्योंकि ये 2014 में FAR1 बना, उससे पहले ये कोर्स मॉड्यूल B की अकाउंटिंग कहलाता था, तो उसी को स्प्लिट करके इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और FAR1 बनाया गया। तो जो मुझे एग्जैक्ट याद पड़ते हैं वो 47 से ज़्यादा बैचेस याद पड़ते हैं जो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो 2 बैचेस अब इस सेशन में हैं, तो ये मेरा और कुछ नहीं तो 48th और 49th बैच होगा FAR1 का। तो ये सारा कुछ बताने का, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताने का मकसद आपको ये है कि हम आप पे तजर्बा नहीं कर रहे, ठीक है,
we already know what works and what does not. So it's not experimentation process. यहाँ पे जितने भी और भी मेरे जो colleagues हैं वो भी highly qualified and experienced हैं, तो इसी वजह से we know what we are doing, we know about our stuff, हमें पता है क्या टीच करना है, हमें पता है सिलेबस को कैसे टाइम पर कंक्लूड करवाना है, हमें पता है कि कैसे जो है ना क्लास की चीज़ों को हमने लेकर चलना है. तो आई होप कि ये बताने से आप लोगों को इस थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड लोग जो है ना वो आपकी स्टडी को लेकर चल रहे होंगे. आपकी तरफ से जो बेसिकली चाहिए वो दो चीज़ें चाहिए, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी. पॉजिटिव माइंड के साथ आप कमिटेड शो हों स्टडीज़ की तरफ और कंसिस्टेंट जो है काम करने की कोशिश करें, तो कोई रीज़न नहीं है कि पेपर जो है ना फिर पास ना हो. डेफिनेटली पास होंगे, इसी माइंडसेट के साथ करें. और दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.